नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सैम पित्रोदा पर सीएम योगी का पलटवार, आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता सही नहीं, सीएम योगी का यह बयान सामने आया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यही सब इशारा। यूपीए सरकार में मंत्री रहे पी चिदंबरम ये कह चुके हैं। वहीं कांग्रेस आम जनता पर टैक्स लादकर तबाह करेगी, सैम पित्रोदा ने इसी बात को उजागर किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान निकल कर सामने आया है। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। देश के प्रति और देश की आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी और कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदंबरम, उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी। और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार किया है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा का यह बयान सामने आया था कि विरासत पर टैक्स लगना चाहिए, अमेरिकी देशों का हवाला देते हुए सैम पित्रोदा का यह कहना था कि बाहरी देशों में इंसान की मृत्यु के बाद 50% संपत्ति पर सरकार का हक होता है, जो पब्लिक में बाद में वितरित की जाती है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल और तमाम तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैम पित्रोदा के इसी बयान को लेकर साफ कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता सही नहीं है, जनता पर टैक्स लागना चाहती है कांग्रेस। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से सैम पित्रोदा के बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार सामने आया है, साफ तौर पर कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका, बिल्कुल सैम पित्रोदा वही शख्स हैं जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, लेकिन उनके जो बयान हैं अक्सर राहुल गांधी को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम अपने चरम पर है, पहले चरण के मतदान हो गए हैं, दूसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। ऐसे में सैम पित्रोदा का ये बयान आना एक तौर पे कि अमेरिका का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पर जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 45% जो संपत्ति होती है वो विरासत मिलती है, बाकी टैक्स के रूप में सरकार को मिल जाती है। और ये भारत में भी कहीं ना कहीं होने से देश का विकास होगा। और इसी बयान को अब भाजपा ने कैच कर लिया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सैम पित्रोदा के इस बयान का कड़ा विरोध जताते हुए ये कहा कि कांग्रेस की नज़र आम आदमी की संपत्ति पर है। अब कांग्रेस आम आदमी की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, सीएम योगी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं जब सैम पित्रोदा ने ये बयान दिया है। इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी और पी चिदंबरम जो वित्त मंत्री थे, तो पी चिदंबरम ने भी ये बयान दिया था। और अगर 2014 में कांग्रेस रिपीट हुई होती तीसरी बार
तो अब तक ये कानून लागू हो जाता और जो आम आदमी की जो संपत्ति है वो सरकार की हो गई होती। सीएम योगी ने इतना ही नहीं कहा, सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस अक्सर ही ऐसी योजनाएं और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है जो जनता के लिए नुकसानदायक हो, और अब जो जिस संपत्ति के लिए जनता काम करती है और अपनी विरासत अपने पीढ़ियों को सौंपना चाहती है, अब उस पर कांग्रेस की नज़र है। ऐसे में कांग्रेस से बचकर रहना पड़ेगा, वरना 2024 अगर कांग्रेस की कभी सरकार आई तो जो आम आदमी की जो संपत्ति है उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगेगा। जी बिल्कुल रमन, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान को अगर देखा जाए तो जिस तरह से 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है, कल मतदान होने हैं, 97 सीटों पर कल मतदान होंगे। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कहीं ना कहीं इस तरह के बयान कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने का काम चुनाव से पहले कर सकते हैं? मैंने आपको बताया प्रियंका कि सैम पित्रोदा ने पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार वो चुनाव के समय ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। सैम पित्रोदा हो गए, मणिशंकर अय्यर हो गए, और ऐसे कांग्रेस में ऐसे तमाम नेताओं की फेहरिस्त है जो चुनाव के वक्त कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे जो बॉल है वो भाजपा के पाले में चली जाती है और उसके बाद में सीधा जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं आउट होती नजर आने लगती है। और सैम पित्रोदा का भी जो बयान आया है ये काफ़ी कहीं ना कहीं असर डाल सकता है, क्योंकि जो बात है वो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है देश के, जिसका 100 स्क्वायर फीट या 50 गज की ज़मीन या संपत्ति है या घर है या खेत है, खलिहान है या फिर कहीं दुकान है या फिर अकाउंट में पैसे, हर व्यक्ति के पास खुद ना खुद की अपनी संपत्ति है और वो अपनी विरासत अपने पीढ़ियों को देना चाहता है। मृत्यु के बाद में विरासत खुद न खुद उसके पीढ़ियों के नाम दर्ज हो जाती है। ऐसे में हर व्यक्ति से जुड़ा मामला है, और अगर भाजपा जिस तरीके से इसे कैश करा रही है, अगर जनता में अगर मैसेज चला गया तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है इस बयान के चलते। जी बिल्कुल रमन, तो आप इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोशिश करी, पहले प्रधानमंत्री और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने इस बात को साफ कर दिया है कि इस बार के चुनाव में भाजपा इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल, पहले केंद्र राजनीति, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी बड़े नेता जो दिल्ली में बैठते हैं और देश के जाने माने नेता हैं, उन्होंने पहले इस मुद्दे को उठाया और सोशल मीडिया से लेकर अपनी रैलियों के भाषणों में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि देश के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, इनकी डिमांड हर जगह पर है। और योगी आदित्यनाथ जिस बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें यह मुद्दा मिल गया है और वह अब ये माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ अब जहां भी प्रचार के लिए जाएंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे नामांकन। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव आज भरेंगे नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आधिकारिक ऐलान किया, आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव कन्नौज सीट से भरेंगे अपना नामांकन। तो कन्नौज सीट को लेकर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से तस्वीर कल शाम को ही साफ हो चुकी थी। अखिलेश यादव और साथ ही साथ राम गोपाल यादव के बयान ने इस बात का इशारा कर दिया था और आज 12 बजे अखिलेश यादव नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे। 2000 में पहली बार अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। 2004 में फिर से मैदान में उतरे और दोबारा जीते। कन्नौज की जनता ने भारी भरकम जीत दिलाई। 2009 में डिंपल यादव ने भी अपनी शुरुआत कन्नौज सीट से ही की थी। 2014 में यादव परिवार ने सीट छोड़ दी, जिसके बाद 2019 में डिंपल यादव चुनाव लड़ी और जीती। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के चुनावी मैदान में आने के बाद आप देख पा रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। 2019 की बात करें तो 2019 में
बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से डिंपल यादव चुनाव हार गई थी, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट कई बार आती रही है। और इसके बाद कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव के नामांकन की तैयारियां शुरू। अपने नेता के स्वागत में सज रहा है सपा कार्यालय। सुबह से ही हो रही है अखिलेश के स्वागत की तैयारी। अखिलेश यादव आज कन्नौज से करेंगे नामांकन। तो अखिलेश यादव के नामांकन की तैयारियों को लेकर कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के रंग में रंगा हुआ सपा कार्यालय नजर आ रहा है। और जब से सपा सुप्रीमो की कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतरने की खबर सामने आई है, ऐलान सामने आया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश दुगना हो चुका है। इस सीट को अब हॉट सीट भी माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो उत्साह दुगना नजर आ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता आसिफ बैग लाइव जुड़ चुके हैं। जी आसिफ, जिस तरह से कन्नौज से सपा सुप्रीमो के नाम का ऐलान अब साफ हो चुका है, 12 बजे नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे और उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह अब देखने वाला होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से चुनावी ताल ठोक दिया और बता दें कि चौथी बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे और 15 साल बाद हुआ एक बार फिर से यहाँ से चुनावी मैदान ठोक रहे हैं। और उनके सामने बात करें तो सुब्रत पाठक जो बीजेपी प्रत्याशी हैं और सांसद भी मौजूदा, उन सपा प्रमुख का सामना बीजेपी के सुब्रत पाठक से होने वाला है। लेकिन ऐलान के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ही चाह रहे थे कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े और यही वजह रही तेज प्रताप यादव का टिकटकार किया गया। हालांकि उनके नामांकन की बात करें तो नामांकन में साइफाई का पूरा परिवार मौजूद रहेगा, डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी, शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ तेज प्रताप भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि जिस तरह से कन्नौज को सजाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरह से 15 साल बाद यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, इसके पहले डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी, लेकिन सुब्रत पाठक के आने से यहाँ पर डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। लेकिन अब जिस तरह से सुब्रत पाठक ने एक ललकार लगाई अखिलेश यादव को और शायद यही वजह रही कि इस ललकार को स्वीकार कर लिया अखिलेश यादव ने, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं न कहीं जिद्दी स्वभाव के माने जाते हैं। तो जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे, अब यहाँ का समीकरण पूरी तरह से बदलने वाला है। और यहाँ पर जिस तरह से सुब्रत पाठक ने बयान दिया उसको लेकर अब कार्यकर्ता जो है नाराज है सुब्रत पाठक से, खासकर समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव के यहाँ से चुनाव लड़ने से रोमांचक मुकाबला भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो रोमांचक मुकाबले की बात की जा रही है। दोनों ही तरफ से बात करी जाए, एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी। जिस तरह से सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को पहले ही चैलेंज किया है, चुनौती पेश की है, ऐसे में मुकाबले की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है? हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक तरफा जीत के दावे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर कन्नौज सीट की बात करें तो कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट थी। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, अखिलेश यादव भी सांसद रह चुके हैं, डिंपल यादव भी सांसद रह चुके हैं। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की प्रत्याशी की तो सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को पिछले चुनाव में हरा दिया था। लेकिन यह हार कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के परिवार ने स्वीकार नहीं की और इसको पाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार जो है जोर लगाती रही। और मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अमेठी की। अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी। 1 मई को नामांकन करेंगे राहुल गांधी। 27 अप्रैल को अमेठी पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ रहा है, पहले कन्नौज सीट और उसके बाद अमेठी की सीट
को लेकर भी जिस तरह का सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस अब दूर हो चुका है। अमेठी से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। 1 मई को अमेठी से अपना नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। 27 अप्रैल को अमेठी पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो एक तरफ कन्नौज, दूसरी तरफ अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर भी चर्चा लगातार बनी हुई है। ऐसे में 1 मई को राहुल गांधी के अमेठी से नामांकन भरने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 27 अप्रैल को राहुल गांधी उससे पहले पहुंचेंगे अमेठी। और उसके बाद अगली खबर जैसलमेर से आ रही है। वायुसेना का मानव रहित विमान हुआ क्रैश। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। रोजनियों की दाढ़ी जाजिया गांव के पास हुआ हादसा। वायुसेना के अधिकारी पहुंचे मौके पर। इस विमान को जासूसी विमान भी कहते हैं। तो जैसलमेर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसलमेर के पास वायुसेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। वायुसेना का मानव रहित विमान हुआ क्रैश। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रोजानियों की दाढ़ी जाजिया गांव के पास हुआ हादसा। वायुसेना के अधिकारी पहुंचे मौके पर। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसे जासूसी विमान भी कहा जाता है। मानव रहित ये विमान है और जासूसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अचानक इसके क्रैश होने के बाद जानकारी जैसे ही वायुसेना को मिली है, वायुसेना के तमाम अधिकारी वहां पहुंचे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रोजानियों की दाढ़ी जाजिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें, बड़ा हादसा जैसलमेर में, मानव रहित वायुसेना का विमान हुआ क्रैश। और इसी खबर पर जयपुर से हमारे साथ संवाददाता राहुल जांगिड़ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राहुल, जिस तरह से जैसलमेर से तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, किस तरह से हुआ हादसा और इस समय क्या हालत है, कितना बड़ा नुकसान हुआ वायुसेना का? बिल्कुल, राजस्थान के जैसलमेर जिले के करीबन सुबह 10 बजे ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर बताया जाए आपको जो प्लेन था वो वायुसेना का टोही विमान था, जो सुबह 10:30 बजे के करीबन ये क्रैश हो गया है। आपको बता दें कि जैसलमेर से करीबन 30 किलोमीटर रोजनियों की झानी जोजरिया गांव में ये पूरा हादसा हुआ है, जिसके बाद जो इस तरह से ये क्रैश हुआ तो इलाके में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। और जिस तरह से क्रैश हुआ तो उसके बाद वहाँ भीषण आग लग गया। आपको बताते चले कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन क्रैश होने के बाद जो जिला प्रशासन था और जो वायुसेना के जो उच्च अधिकारी थे वो घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पूरा जायजा लिया। आपको बता दें कि ये जो विमान था ये जासूसी गतिविधियों में ये पूरा विमान काम लिया था। मानव रहित ये विमान था, जो जिस तरह की जो जासूसी की जो गतिविधियां होती है उनमें ये विमान यूज किया जाता है। अभी तक किसी की तरह की हानि वहाँ नहीं हुई। हालांकि जो आग थी वो उस पर भी फायर ब्रिगेड 2 से 3 फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंची है। फायर ब्रिगेड के चलते आग पे फिलहाल काबू पा लिया गया है। जो स्थिति है अभी सामान्य बताई जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये अचानक हादसा हुआ है, क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है कि ये खामी विमान की थी या फिर संचालन की खामी थी? कहाँ से ये हादसा हुआ है? और इसके साथ ही साथ जान माल की हानि की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, वायुसेना को कितना बड़ा नुकसान है, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है? हाँ बिल्कुल प्रियंका, अभी तक बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये पूरा हादसा हुआ है, लेकिन जो उच्च अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे है कि उन्होंने अभी तक बताया है कि जो ये पूरा हादसा हुआ है वो तकनीकी खामियों के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। किसी तरह की जो मानव रहित विमान था, तो बता दें कि मानव रहित था तो किसी की जान नहीं गई। तो हालांकि जो कुछ लोग आसपास भी कुछ लोग थे उनको किसी तरह की चोट वगैरह नहीं आई। बिल्कुल सुनसान जो इलाका था वहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल राहुल, तो जिस तरह से वायुसेना के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं, ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है, इसके बाद आगे इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर क्या वायुसेना की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया है कि कहां खामी रह गई है, सुधारने के लिए आगे क्या कुछ इंतजाम किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से जो वायुसेना के जो उच्च अधिकारी थे उनका कहना है कि जिस तरह से प्लेन में जो खामियां देखी गई उसको दुरुस्त किया जाएगा ताकि आगे जो फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि देखिए, चाहे जान हानि ना हो, लेकिन जिस तरह से वायुसेना के जो उन पर सब वायुसेना या जल सेना जिस तरह की सेना पर कहीं ना कहीं सवाल उठा है। अभी तो ये मानव रहित था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आगे इसमें मानव वगैरह कुछ होते या फिर आसपास के भी लोग होते तो जान की हानि हो सकती थी। लेकिन अब जो वायुसेना के जो अधिकारी है उनका कहना है कि आगे इस तरह की घटनाओं पर हम काम करेंगे और साथ ही जो जिस तरह की जो तकनीकी खामियां इनमें रही उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली मेयर चुनाव को दी हरी झंडी। 26 अप्रैल को होगा मतदान। 26 अप्रैल को होगा मतदान। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली मेयर चुनाव को दी हरी झंडी। 26 अप्रैल को दिल्ली में मेयर के इलेक्शंस भी होंगे संपन्न। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने हैं। अलग अलग राज्यों की 97 सीटों पर 26 अप्रैल को होना है मतदान। इसी बीच दिल्ली मेयर चुनाव भी 26 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली मेयर चुनाव को दिखाई हरी झंडी। और इसके बाद कैसरगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह का आया बयान, अभी मैं प्रत्याशी नहीं, मैं कैसरगंज से प्रबल दावेदार। बृजभूषण शरण सिंह का बयान निकलकर सामने आया है। जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह के केस में अभी तक फैसला नहीं आया है, ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को वहां का दावेदार माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले कल बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया था कि जो भी प्रत्याशी होगा वो भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। मैं भी दावेदार हूं। एक बार फिर से बृजभूषण का यह बयान सामने आया है, मैं कैसरगंज से प्रबल दावेदार। अभी हम प्रत्याशी तो है नहीं, लेकिन कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं। 2,87,000 का अंतर पिछली बार था, इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5 लाख। अब वही है वही जो राम रच रखा, वही है वही जो राम रच रखा। अब अगर ईश्वर ने यह तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं, तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। अब 1 बाकी रहेगा। अभी हम प्रत्याशी तो है नहीं, लेकिन कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं। 2,87,000 का अंतर पिछली बार था, इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5 लाख। अब वही है वही जो राम रच रखा, वही है वही जो राम रच रखा। अब अगर ईश्वर ने यह तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं, तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। अब 1 और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का एक बार फिर से बयान आया है, साफ तौर पर अभी बृजभूषण शरण सिंह के केस में फैसला पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन कैसरगंज से दावेदारी को लेकर 99.9% तक की दावेदारी वो अपनी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह विवादों के घेरे में रहे, महिला पहलवान को लेकर वह काफी विवादित हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अभी तक उनका टिकट होल्ड रखा है, ऐसे में कहीं न कहीं बृजभूषण की धड़कनें भी अब तेज हो रही है, क्योंकि अब चुनाव जो है बेहद नजदीक है और बीजेपी ने उन्हें अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया। लेकिन उनका जो बड़बोलापन बयान है अब भी सामने दिख रहा है। उनका दावा है कि 5 लाख वोटों से बीजेपी जीतेगी और उन्होंने यह भी दावा किया कि 99.9 मतलब कि वह जो है प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं गोंडा से बृजभूषण सिंह की धुकधुकी अभी बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि कहीं उनका टिकट कट न कर दिया जाए। और जिस तरह से गोंडा की कैसरगंज सीट को लेकर काफी कयास लगाया जा रहा है, हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी अन्य को प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है और सूत्रों का यह भी दावा है कि कैसरगंज सीट पर बृजभूषण ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो जी मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में जिस तरह से बृजभूषण लगातार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्या क्षेत्र में कोई और भी नाम सामने आ रहा है अगर बृजभूषण का टिकट कटता है तो? जी बिल्कुल, अगर बात करें कैसरगंज सीट की तो यहाँ पर कई ऐसे दावेदार हैं जो भाजपा मुख्यालय की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन खुले तौर पर बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह काफी दबंग माने जाते हैं, इसलिए खुलकर कोई अभी नाम का ऐलान, अपने प्रत्याशी बनने का ऐलान नहीं कर रहा। लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि करीब 3 से 4 ऐसे संभावित कैंडिडेट हैं जो दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ
कार्यालय की परिक्रमा जी। कर रहे हैं और नेताओं के संपर्क में रहे, लेकिन कहीं न कहीं बृजभूषण सिंह को यह विश्वास है कि उनका टिकट पक्का होगा। और बता दें कि जिस तरह से बृजभूषण सिंह लगातार बयान दे रहे हैं, इनके बयानों में कहीं न कहीं विरोधाभास भी है और कहीं न कहीं बीजेपी की तारीफ भी रहती है और कहीं न कहीं इनके जी जो बिल्कुल तेवर मोहम्मद है, आसिफ, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।